तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एंसेंट इंडिया पढ़ेंगे, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारत का आप कह सकते हो एक स्वर्ण काल है, एक गोल्डन एज। और उस काल का समाज को हम लोग समझेंगे। और वो काल जो है वो है ऋग वैदिक काल, है ना। ऋग वैदिक काल उसे कहते हैं जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिस काल में उस समय के समाज को हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। और समझना, ऋग वैदिक काल के समाज को, है ना, आप या फिर आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। वो कहते थे हमेशा कि वेदों की ओर लौटो, है ना, तो वेदों की ओर चलो। इसका मतलब क्या है? अब ऋग वैदिक काल जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये 3500 साल पीछे। इसका मतलब दयानंद सरस्वती क्या बोलते थे? 3500 साल पीछे हो जाओ, पिछड़ जाओ। नहीं, उनका कहना था कि जो 3500 साल पहले का जो सोसाइटी था, जो समाज था, वैसा समाज हम लोग का आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि उस समाज में धीरे धीरे क्या हुआ, कुरीतियाँ आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे उसमें अंधविश्वास आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से समाज क्या होने लगा, पीछे। तो समाज जो होता है वो एक ग्राफ की तरह ऐसे होता है ना, अप एंड डाउन, है ना। अगर समाज बहुत गोल्डन एज में जा रहा है तो हो सकता है कुछ कुरीति उसमें आए, उसको वो फिर डाउनवर्ड, है ना, डिक्लाइन उसका होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ महापुरुष लोग आते हैं, कुछ विद्वान लोग आते हैं, कुछ समाज सुधारक लोग आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस डाउन को फिर से अपवर्ड की तरफ क्या करते, ले जाते हैं। तो आप समझना, यही चीज हमारा समाज है। तो दयानंद सरस्वती इसलिए कहते थे वेदों की ओर लौटो, ताकि आप उस समाज को आज के समाज में, आधुनिक भारत में आप उसको क्या करो, स्थापित करो। क्योंकि एक एग्जाम्पल है, एक सेट एग्जाम्पल है ऋग वैदिक काल का समाज। अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिएगा कितना खूबसूरत समाज था। दूसरा चीज आप समझना, आज से 3500 साल पुराना इतिहास हम लोग क्यों पढ़े, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, एक बात तो आप समझना स्टूडेंट, इतिहास पढ़ना मुख्यतः 2 कारण तो जरूर है इतिहास पढ़ने का। एक कारण तो ये कि जो इतिहास में हम लोग गलती की है उस गलती को फिर से दोहराया नहीं जाए, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि इतिहास में कुछ अगर हम लोग अच्छा कदम उठाए हैं, उस अच्छा कदम को फिर से हम लोग आधुनिक भारत में या आधुनिक समाज में फिर से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। हो सकता है कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ संशोधन के साथ और बेहतर सोसाइटी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इतिहास से हम लोग को ये सीख मिलता है। एक चीज और है कि आज का समाज का जो हम समस्या देखते हैं, आज जो भी आप समस्या, आप जातिवाद समस्या देखते हैं, दहेज प्रथा समस्या देखते हैं, आप समझना, समस्या का अगर आप समाधान वाकई में करना चाहते हैं तो आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका समाधान इतिहास में छिपा हुआ है। क्योंकि जब तक हम लोग समस्या का जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग उसका समाधान सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो समस्या है उसका जड़ इतिहास में छिपा हुआ, इसलिए बिना इतिहास पढ़े आज का समस्या हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग आज का जो प्रेजेंट समस्या है, बस प्रेजेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होता है, कोई भी समस्या का एक बैकग्राउंड होता है। उस बैकग्राउंड को हम लोग को समझना पड़ेगा, तब आप उस समस्या का जड़ तक पहुंचेगा। और जब कोई भी चीज का जड़ तक पहुंचते हैं तभी उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास पढ़ना भी क्या हो जाता है, जरूरी होता था। अब देखो, ऋग वैदिक काल जो हम लोग पढ़ेंगे, आप कह सकते हो कि ये ऐसे तो हमारा पहला व्यवस्थित समाज तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन उस समय का हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था ये हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि उसका लिखित साक्ष्य हम लोग को नहीं मिला। तो एक अनुमान है, एक एजम्पशन हम लोग किए कि ऐसा समाज होगा, लेकिन यहां पे एजम्पशन नहीं है, क्योंकि ऋग वैदिक काल का जो समाज है इसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य हम लोग को मिला और हम लोग उसको पढ़ भी चुके। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चल पाता कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, है ना। या फिर हम लोग अनुमान लगाकर बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज ऐसा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारा साक्ष्य, हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ का समाज कैसा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक गोल्डन एज पढ़ने जा रहे हैं, एक स्वर्ण काल है आप कह सकते हो सामाजिक दशा का भारत में। एक तरह से कह सकते हो कि ये एक एग्जाम्पल सेट करता है ऋग वैदिक काल, जो कि हर काल में इस तरह का समाज को आप स्थापित कर सकते हैं। आप देखना कितना फ्लेक्सिबल, जहां पे कोई भी रिजिड लोग नहीं है, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं एकदम ऑर्थोडॉक्स, है ना, जिसको रूढ़िवादिता बोल सकते हैं, कट्टरपंथी जिसको आप बोल सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यही खूबसूरती है हमारे समाज का और यही भारत है। इसी भारत का सपना हम लोग और आप हमेशा देखते हैं कि भविष्य का भारत, वर्तमान का भारत ऐसा ही होना चाहिए जैसा ऋग वैदिक काल का भारत था। और यही हमारा एक तरह से देखा जाए तो नींव है ना। तो नींव से हमेशा भटकना नहीं चाहिए। जो हमारा नींव है उस नींव पर अगर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा चीज उसको हटा दो, और जो अच्छा चीज उसको आप क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हो। चलो खैर, तो हम लोग इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऋग वैदिक काल का। और ऋग वैदिक काल में जो सोसाइटी हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला चीज तो आप ये समझो, जो ऋग वैदिक पीरियड है
इसका टाइम पीरियड है लगभग 1500 BCE से 1000 BCE। देखो आप BC भी लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर कॉमन एरा इसका फुल फॉर्म होता है। BC जब लिखते तो बिफोर क्राइस्ट हो जाता वो, है ना। तो आजकल ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। हिंदी में इसको ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व हम लोग कहते हैं। तो आप समझना 1500 ईसा पूर्व, है ना, 1500 BCE मतलब आज से 3500 साल पीछे। इसलिए मैंने आपको बोला कि आज से 3500 साल पीछे का सोसाइटी पढ़ेंगे। सोच कितना डेवलप था। और देखो एक कमाल का चीज़ आप समझना, 1500 BCE में हम लोग हैं, मतलब उस समय हम लोग एक गोल्डन सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, जो कि वो एग्जाम्पल सेट किया जो आज तक हम लोग चाह रहे हैं कि वैसा सोसाइटी भारत में हो जाए, जो कि आज तक नहीं हो पा रहा है। तो आप इसी से इमेजिन करो कि वर्ल्ड में इस समय में सोसाइटी क्या होता है, परिवार क्या होता है ना। वो लोगों को पता ही नहीं था। अभी तो बहुत जगह पे भाषा का विकास ठीक से नहीं हो पाया। साहित्य तो बहुत दूर का बात है ना। लिटरेचर वगैरह तो लिखना तो बहुत दूर का बात है। अभी वर्ल्ड तो पूरा एक तरह से आप समझ सकते हो कि आदि मानव का, है ना, एक तरह से ठीक से बोलना लोग नहीं सीख पाए, लिपि का विकास ठीक से नहीं हो पाया। उस समय हम लोग एक गोल्डन सोसाइटी डेवलप किए। तो इसलिए तो प्राउड होना चाहिए भारत पर। इसलिए तो भारत का प्राचीन इतिहास हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूं, चाहे आप इंजीनियरिंग का तैयारी करो, आप मेडिकल करो, कुछ भी करो, इतिहास संस्कृति भारत का जरूर पढ़ो। क्योंकि यही चीज तो हम लोग को इतना, एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक हम लोग को मोटिवेट करेगा कि हम लोग और बेहतर सोसाइटी बनाए, ये बेहतर, है ना, अपना इतना बेहतर वर्तमान बनाए, ताकि भविष्य जो हो, है ना, वो जब इतिहास हम लोग का पढ़े तो उन्हें भी गर्व होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि पीछे का इतिहास तो बड़ा अच्छा था, ये लोग जो इतिहास बना के जा रहा है ये बड़ा बेकार इतिहास है। तो खैर चलो, तो इसलिए आप समझना, तो इस काल में हम लोग पढ़े, ये भी थोड़ा सा समझना और ये भी थोड़ा सा सोचना। अगर कुछ हम लोग गलती भी यहाँ पे करते हैं तो उस गलती को आप बिल्कुल क्षमा कर सकते हो। इसलिए क्षमा कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पीछे का 3500 साल पीछे है। आप आधुनिक काल में तो इतना बेहतर सोसाइटी बना ही नहीं पा रहे हो। इतना पुराना सोसाइटी इतना बेहतर, आप समझ सकते हो कितना, है ना, वो भी अगर वर्ल्ड से तुलना करो तो कहीं भी ठीक से समाज नहीं आया है अभी। तो आप समझो यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ये कहानी है आर्य लोगों का। आर्य, है ना, आर्यन, ये कहानी है आर्य का। आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, महान, है ना, नोबेल। तो आप समझना, आर्य का मतलब ग्रेट हो गया, है ना, महान हो गया, नोबल हो गया। तो ये आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए? देखो एक चीज समझना, जब आप पूरा इतिहास, जब प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें तो फिर हम लोग सारा चीज फैक्ट चीज देखेंगे, लेकिन चूंकि अभी मेरा फोकस सोसाइटी पे, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप ये समझो कि आर्य लोग जो हैं, माना जो जाता है वो ये माना जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये थ्योरी मैक्स म्यूलर का दिया गया, और जिसको अभी सर्वमान्य माना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप सेंट्रल एशिया को टिक कर देना। लेकिन कुछ लोगों का मत अलग अलग, या अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है इसको लेकर के। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, आर्य लोग यहां से नहीं, आर्य लोग पोल से आए थे, ध्रुव से आए थे, है ना, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनका मानना है। तो आप समझना, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नहीं, आर्य लोगों का उत्पत्ति भारत में ही हुआ और इसके बाद ये वेस्ट जाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, ये कोई मायने नहीं रखता है, इस झगड़ा में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है कि आर्य बाहर से आए तो चलो उसमें भी हम लोग संतुष्ट है, आर्य यहाँ के थे तो उसमें भी हम लोग संतुष्ट है। हम लोग को फोकस इस पर करना है कि आर्यन जो एक विरासत दे करके गए हैं, उस विरासत को आप कैसे स्ट्रांगली संभाल पा रहे हैं कि नहीं, और इस विरासत को संभालना ही हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। हम इस पे लड़ना ही नहीं चाहिए हम लोग को कि इस जगह से आए हैं, पूर्व से आए कि पश्चिम से आए कि उत्तर से आए कि दक्षिण से आए, उस पे हम लोग को लड़ना ही है। हम लोग को बस ये देखना कि ये सोसाइटी, हम लोग क्या करें, इस फैक्ट पे लड़ रहे हैं। हम लोग इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि इस सोसाइटी को फिर से बनाओ, फिर से डेवलप करो, अंधविश्वास कुरीतियां को खत्म करो, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग क्या चीज पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि आर्य कहाँ से है, ये बोल रहा है अच्छा ये विदेशी है, ये बोला कि वहां विदेश से है, हम लोग बोले नहीं विदेश से नहीं, यही के। अरे इससे कोई मतलब नहीं, होने दो, वो विवाद का विषय है, वो लोग सुलझाएंगे इतिहासकार। आप समझो इस सोसाइटी से आप क्या सीख पा रहे हो, है ना, इस सोसाइटी से आप क्या सीख पा रहे हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी हम लोग कोई भी चीज को उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंबल चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं। जैसे अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो अब हम रामचरितमानस को इस तरह से धर्म के आधार से जोड़ के जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि बोले कि नहीं रामचरितमानस सुनने से क्या होगा, पुण्य मिलेगा। कुछ नहीं होगा, ना पुण्य मिलेगा ना पाप होगा। रामचरितमानस में जो कैरेक्टर है, जो राम जी का जो एक तरह से नैतिक विचार है ना, तो उस चीज को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो। तो रामचरितमानस जब आप पढ़ते हैं
भगवत गीता जब आप पढ़ते हो या आप जब कुरान पढ़ते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, उसका जो भी अच्छा चीज़ है उसको अपने जीवन में क्या करो, इंप्लीमेंट करो। तो इस ग्रंथ, ये सब ग्रंथ बनाने का उद्देश्य ही वही होता है कि आप अपने जीवन में वो सबको क्या करो, इंप्लीमेंट करो। सुनने से पुण्य या पाप नहीं होता, सुन के उसको अपने जीवन में लागू करना, यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य होना चाहिए हम लोग का, है ना, जो ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं। तो खैर चलो, तो यहाँ पे मैं आपको उस उलझन में नहीं फंसा रहा हूँ कि ये कहाँ से आए हैं, ये विवाद का विषय है, विवाद रहने दो, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आप सेंट्रल एशिया को टिक कर देना, जो मैक्स म्यूलर का थ्योरी है। तो खैर चलो, अब देखो आर्य लोग जो यहाँ पे जो सोसाइटी का नींव रखेंगे, पहला चीज समझो कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होता था। और याद रखना, यही तो खूबसूरती था भारत का, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके कास्टिज्म और जाति व्यवस्था लाया। और आजकल का देखो, राजनीति भी क्या है, जाति से बना हुआ, क्योंकि राजनीति समाज से अलग नहीं हो सकता ना, समाज जैसा वैसे राजनीति होगा। राजनीतिक लोग जो है वो देखेंगे सोसाइटी में क्या चल रहा है। आप जब जाति करोगे तो वो फिर जाति पर क्या करेंगे, वोट बैंक अपना स्थापित करेंगे। आप जब जाति को खत्म कर दोगे तो वो भी अपना, है ना, डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो आपको ये तय करना है कि आपको करना क्या है। तो आप एक बात समझना, जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति का मूल रूप में, आप कह सकते हो कि मूल सिद्धांत में नहीं था। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होता था, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, वर्णा सिस्टम होता था। और ये वर्ण व्यवस्था बड़ा बेहतरीन होता था। आपने सुना होगा चतुर्वर्ण के बारे में, 4 वर्ण के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो स्टार्टिंग पीरियड का अगर हम लोग बात करें तो आप समझना, स्टार्टिंग पीरियड में 3 वर्ण तो था, स्टार्टिंग पीरियड में 3 वर्ण था, ऐसे 4 वर्ण आगे चलकर हो जाएगा, लेकिन मैं एकदम स्टार्टिंग पीरियड का बता रहा हूं। स्टार्टिंग पीरियड में जो पहला ऊंचा में आता था, इसको बोलते थे ब्रह्म। ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने क्यों लिखा, ये रैंक आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या था, छत, और तीसरा में विश्व, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रह्म, है ना, ये हो गया आपका छत, ये हो गया आपका विश्व, ठीक है। तो आप एक बात समझना, ब्रह्म ही ब्राह्मण हो जाएंगे आगे, छत को ही क्षत्रिय बोला जाएगा, विश्व को ही वैश्य बोला जाएगा, और एक और वर्ण आगे चल के जोड़ेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग शूद्र, है ना। तो उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ये समझो, ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता था, ये है वर्ण व्यवस्था। पहले इसको समझो, ये है वर्णा सिस्टम। वर्ण व्यवस्था देखो, समझना, समाज में जो वर्ण व्यवस्था हमारा, आप देखना वर्ल्ड में कहीं पे भी वर्ण व्यवस्था नहीं मिलेगा। और वर्ण व्यवस्था का हम लोग क्या किए, गलत तरीके से यूज किए, और आगे चलकर ये जाति व्यवस्था में बदल गया। वर्ण अलग है, जाति अलग है। जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था जो भारतीय समाज में था, ये एक तरह से देखा जाए तो भारत को पूरा सिक्योरिटी प्रदान करता था और भारत को हर चीज देता था। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं कैसे, है ना, क्यों सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ण व्यवस्था से खुश थे। उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, और बहुत सारे विद्वान वर्ण व्यवस्था से खुश है, लेकिन वो जाति व्यवस्था से खुश नहीं है ना। क्योंकि जाति शब्द जो है, इसका मतलब होता है एक प्रोसेस से जन्म लेना। मानव एक प्रोसेस से जन्म लेता तो मानव एक जाति हो गया। कोई पशु है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, वो एक प्रोसेस से जन्म ले रहा, तो ये घोड़ा का जाति, ये बिल्ली का जाति, ये हाथी का जाति, कोई पक्षी का जाति, ये कबूतर का जाति, है ना, ये पिकॉक का जाति। तो अलग अलग जाति होता, ये होता जाति। अब जब मानव एक प्रोसेस से जन्म ले रहा है, तो उसमें हम लोग जाति कैसे डाल सकते, उसमें हम जनजात किसी को श्रेष्ठ कैसे कह सकते, या जनजात किसी को अछूत कैसे कह सकते, ये हमारे सोसाइटी में था ही नहीं। हमारे सोसाइटी में क्या था, समझो इस बात को, यहां पे समझना। ब्राह्मण हम लोग उसको कहते थे जो समाज में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे। तो जो भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो भी पठन पाठन का काम करते थे, वो क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। वैदिक मंत्रों का जो रचना करते थे, वो क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय हम लोग उसको कहते थे जो कबीला का रक्षा करते थे। उस समय कबीलाई सोसाइटी होता था, ट्राइबल सोसाइटी होता था, तो कबीला के जो रक्षक होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, क्षत्रिय। विश्य या वैश्य उसको कहते थे जो क्या करते थे, पशुपालन। इस टाइम में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री होता था। आगे चलकर कृषि होने लगा, ट्रेड होने लगा, तो जो बिजनेसमैन ये लोग होते थे, वो लोग कौन होते थे, विश्व होते थे, है ना। आगे चलकर एक और वर्ण जुड़ता है, आगे चलकर एक और वर्ण जुड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं शूद्र, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शूद्र। शूद्र किसको रखा गया, तो शूद्र में रखा गया, आप कह सकते हो, ये जो स्किल्ड नहीं होते थे, है ना, जो आप कह सकते हैं जो काम में स्किल्ड
नहीं होते थे उसको हम लोग किस में रख देते थे, शूद्र, है ना। तो नॉन स्किल्ड वाले लोग होते थे उसको शूद्र, मतलब जिसको जैसे आप कह सकते हो ईटा ढोने वाले हैं, लेबर का काम करने वाले, है ना, सेवा करने वाले लोग हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शूद्र में रख देते थे। तो आप समझना 4 वर्ण में विभाजित हो गया हमारा समाज आगे चलकर। स्टार्टिंग में 3 वर्ण में था, आगे चलकर शूद्र को भी इसमें जगह मिला। तो खैर आप यहां पे समझो, तो यहां पे समझ में ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, मंत्र का रचना करना, क्षत्रिय काम रक्षा करना, युद्ध करना, है ना, ये अपना देश का रक्षा करता है। विश्व का काम, है ना, ये बिजनेसमैन होते थे, और शूद्र का ये अनस्किल्ड लोग होते थे जो कि सेवा का काम करते थे। अब देखो यही खूबसूरती को डॉक्टर राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने ये इस पर वर्णन किया है। उनका कहना है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है यहाँ पे हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे। कि देखो यहाँ विद्वान है तो काफी विद्वान लोग, और विद्वान है तो अब ऐसा, अब समझना, अब मान लो कि अब यहाँ पे अटैक कोई कर देता, विद्वान तो यहाँ पे है, लेकिन जब अटैक हो जाएगा तो हमको लड़ने के लिए योद्धा भी तो चाहिए, तो योद्धा भी यहाँ पे क्षत्रिय। और जब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अगर आपका देश, आपका राष्ट्र उन्नति करे, उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करने के लिए हम लोग को क्या है, वैश्य लोग हैं, ये इकोनॉमिक कंडीशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये राजा को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो अनस्किल्ड है, जो सेवक है, क्योंकि सेवक का भी रहना तो जरूरी है, अनस्किल्ड लोगों का भी तो रहना जरूरी है, तो जो अनस्किल्ड है उन लोगों का भी रहना जरूरी। तो यहाँ पे शूद्र के रूप में अनस्किल्ड लोग, है ना, जो कि सेवा का काम करेंगे, जो ईटा ढोएंगे, जो कि लेबर का काम करेंगे, जो कि, है ना, हेल्प कर देंगे एक दूसरे को। तो आप समझना इस तरह का, है ना। लेकिन आगे चलकर जब जाति व्यवस्था बदलता है तब हम लोग अछूत और ये सब वाला भाव लाना शुरू कर देते हैं कि हम श्रेष्ठ और तुम निकृष्ट। ऐसा नहीं होता है, कोई भी जनजात श्रेष्ठ नहीं होता है, और कोई भी जनजात एकदम आप कह सकते हो वो ये अस्पृश्यता उसमें नहीं होता, मतलब वो निकृष्ट नहीं होता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। ये जो वर्ण व्यवस्था था ये जन्म के आधार पर नहीं होता था। जैसा आज क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, जन्म के आधार पर होता है कि आप जिस जाति में आपका जन्म हुआ, आपका ठप्पा लग गया, यहाँ पे लिख गया, है ना, ब्राह्मण है ना, क्षत्रिय है, तो वो कयामत तक क्या रहेगा, आप उसी में रहेगा, आप जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन समझना यहाँ पे वर्ण परिवर्तन होता था। यहां पे दरअसल होता यह था कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। मतलब अगर मान लो ब्राह्मण कुल में कोई बच्चा का जन्म हुआ और वो युद्ध कर रहा है, रक्षा कर रहा है ना, वो उसको शस्त्र, है ना, शास्त्र पे ज्यादा फोकस वो नहीं कर रहा, वो शस्त्र पे फोकस कर रहा है, तो उसी बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, क्षत्रिय कहेंगे। अगर क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ और वो बिजनेसमैन बन गया तो उसको वैश्य कहेंगे। और इसी कुल में, इस तीनों कुल में कोई भी पैदा हुआ और वो अगर अनस्किल्ड है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है ना, वो कोई भी मतलब काम कर रहा है, मतलब अनस्किल्ड है ना, वो ऐसे लेबर का काम कर रहा है या फिर कोई भी, है ना, इस तरह का काम कर रहा है, तो आप समझना उसको हम लोग क्या कहेंगे, शूद्र कहेंगे। देखो अनस्किल्ड लोगों का भी जरूरत होता है ना, क्योंकि लेबर, जब हम बोलते हैं लेबर, है ना, कोई भी अर्थव्यवस्था में लेबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो श्रमिक लोग जो होते हैं, है ना, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, है ना, उस फैक्ट्री में श्रमिक है, कोई, है ना, कोई ईटा ढो रहे हैं, कोई मशीन को, है ना, ये कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने तो स्किल्ड आ गए, कोई, है ना, तो कोई गार्ड का नौकरी कर रहा है। तो एक तरह से, है ना, इस सबको देखा जाए तो ये भी ज़रूरी होता है। इसलिए आप देखना कि समाज में हर तरह के लोग, तो आप समझना ये क्या होता था, कर्म के आधार पर होता। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे वो जन्म से क्या थे, क्षत्रिय, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो कर्म से क्या कहलाए, ब्राह्मण। तो अब आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आजकल जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हैं वो अपने आप को बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अरे आप कैसे समझे कि आप ब्राह्मण है? आपको कला तो दिखाइए, आप अपना शिक्षा तो दिखाइए। आपका शिक्षा का स्तर एकदम मान लो डाउन है तो आप अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो ब्राह्मण आप नहीं कहलाओगे, क्योंकि जन्म के आधार पर, जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से आप अपने आप को ब्राह्मण कहला सकते हैं। तो एक तरह से ये रैंक है, एक तरह से रैंक है कि आप जैसा काम करोगे वैसा, जैसे आप जैसा एग्जाम निकालोगे वैसा आपको रैंक मिलता है। अब आप ग्रुप डी निकाल लिया, आप बोले हमको यूपीएससी वाला, हमको आईएएस क्यों नहीं बना रहा है, हम ग्रुप डी निकाले हैं, तो आप ग्रुप डी निकाले, आपको ग्रुप डी का नौकरी मिलेगा, आपको आईएएस का नौकरी कैसे मिलेगा? आप यूपीएससी क्रैक करोगे तब आपको आईएएस का नौकरी मिलेगा। वैसे ही है, तो आप जो काम करोगे उस आधार पर आपको क्या मिलेगा, वर्ण मिलेगा। तो ये सोसाइटी जो था ये वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था, कर्मों पर आधारित था। तो वर्णा सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्शन नॉट इन बर्थ। तो बर्थ के आधार पर नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। और यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर क्या बन जाएगा, जाति व्यवस्था में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक आपको क्लियर है? तो अब समझना यहां पे देखो होता क्या है, समाज जो था
समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब पैट्रियार्की था। आप समझना, पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है कि घर के जो मुखिया होते थे वो पिता होते थे। आज भी भारत का अधिकांश जगह पे, कुछ जगह को छोड़ दो तो अधिकांश जगह क्या है, वो पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक बहुत ना के बराबर है। तो पितृसत्तात्मक समाज आज भी है, तो वो समाज तो चलते आ रहा आज भी। पितृसत्तात्मक समाज तो था, लेकिन याद रखना रूढ़िवादिता नहीं था। इस काल में आप देखिएगा बहुत है ना, ऑर्थोडॉक्स परंपरा आपको नहीं दिखेगा। मतलब क्या था, यहां पे इस काल में पुत्र प्राप्ति की चाह तो होती थी, लेकिन पुत्री के जन्म होने के बाद जब एक बार बेटी का जन्म हो जाता था तो उनको वो समस्त अधिकार दिया जाता था जो कि एक पुत्र को दिया जाता था। मतलब क्या है समझिएगा, इस टाइम में पुत्र प्राप्ति की चाह क्यों होती थी ज्यादा, क्योंकि देखो इन लोग कबीलाई सोसाइटी इन लोग का होता था, और कबीलाई समाज जब इन लोग का था तो होता क्या था, आपस में स्टार्टिंग पीरियड में गाय को लेकर के काफी संघर्ष, क्योंकि संपत्ति का सबसे मेन आधार था गाय इन लोग का, और गाय को लेकर के ये लोग लड़ते थे। ये अपनी गाय की रक्षा करते थे और सामने वाला कबीला गाय को छीन के लाते थे। तो जो जितना बलशाली होता था है ना, उतना ही कबीला उसका स्ट्रांग होता था, उतना ही ज्यादा से ज्यादा गाय उनके पास होता था। आगे चलकर फिर जमीन को लेकर के विवाद होने लगेगा। जब आप लेटर वैदिक पीरियड पढ़िएगा, उत्तर वैदिक काल, उस समय जमीन को लेकर के क्या चलेगा है ना, जमीन को लेकर के संघर्ष चलेगा। तो संघर्ष हमेशा चला, और संघर्ष में होता यह था कि ज्यादातर होता यह था कि पुरुष ही क्या करते थे, युद्ध में लड़ते थे। और जब पुरुष, क्योंकि लड़का और लड़की में शारीरिक रूप से तुलना किया जाए तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है लड़का ही होता है, तो लड़की आप दिल पे मत लीजिएगा है ना, आप समझिए बात को कि अगर शारीरिक रूप से देखा जाए, मानसिक रूप से मैं नहीं बोल रहा हूँ है ना। ये कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मानसिक रूप से है ना लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। आप याद रखना, दिमाग सबके पास होता है। मैं शारीरिक रूप से बता रहा हूँ कि लड़के जो होते हैं उनके पास ताकत थोड़ा सा क्या होता है, लड़कियों से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे पुत्र प्राप्ति की चाह ज़्यादा थी। लेकिन अब आजकल भी अगर ऐसा सोच लोग रख रहे हैं कि नहीं हमको भी पुत्र चाहिए, इसके लिए है ना व्रत त्यौहार है, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और पहले भी गलत है। कभी भी है ना, कोई भी संतान हो, पुत्र हो कि पुत्री हो है ना, दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए है ना। और मानसिक रूप से ऐसा नहीं, जबकि लड़कियों का दिमाग ज़्यादा तेज है। आप ऐसा समझना, दिमाग का दो पार्ट होता है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। जब लड़का इमोशनल होता है ना तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो इमोशन में बह जाता है। लेकिन लड़कियां जब इमोशनल होती हैं, उनका आंसू बहता है तो भी उनका है ना दिमाग क्या होता है, चलते रहता है। तो ये कला है, तो ऐसा मत बोला कि दिमाग नहीं होता है। और जो लोग अगर कहते हैं, देखो मैं इस चीज़ पे कभी भी सहमत नहीं होता कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है, उनसे पूछना कि जो ये कह रहे, जो पुरुष ये कह रहे हैं, उसको बड़ा कौन किया है, उसकी माँ ने है ना। वो जो अपने आप को दिमाग वाला कह रहा है, उसको बड़ा कौन किया है, उसकी माँ। उसका पालन पोषण कौन, उसकी माँ ने। उस पर संस्कार कौन दिया, उसकी माँ ने। तो आप अपनी माँ को एक तरह से क्या कर रहे हैं, आप ब्लेम करें या गाली दे रहे। तो खैर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कि इसके पास दिमाग नहीं, उसके पास दिमाग नहीं है ना। तो खैर चलो, तो कोई भी हम लोग क्या करते हैं, कोई लिंग को या कोई जाति को, कोई है ना धर्म को ऐसे लेकर के नहीं बोल सकते इसके पास है ना, इस समुदाय के पास दिमाग नहीं, इसके पास नहीं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी व्यक्ति के पास बोलेंगे नहीं ये दिमाग नहीं लगा रहा, तो आप उसको बोल दिए कि इसके पास। इसका मतलब नहीं कि हम पूरे लड़कियों को बोलेंगे या पूरा लड़का को ऐसा बोलेंगे। तो खैर चलो, तो आप एक बार समझना, तो ये पूरा आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो पुत्र प्राप्ति की चाहती है, लेकिन पुत्री की को जन्म होने के बाद उसको समस्त अधिकार मिलता था। अब देखो महिलाओं की दशा क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि इस काल में महिलाओं की दशा क्या होती थी। तो महिलाओं की दशा क्या थी, ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि महिलाओं का दशा ये बड़ा लंबा होगा। महिलाओं का दशा क्या था, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऋग वैदिक पीरियड में विमेन कंडीशन क्या था उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे। तो विमेन कंडीशन का जितना पार्ट हम लोग देखेंगे, क्या उस टाइम में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, क्योंकि ये भी एक लंबा पार्ट रहेगा। तो सेकेंड पार्ट नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। मुझे लगता है कि इसका बेस आपका स्ट्रांग हो गया, बेस आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गया, सोसाइटी का वर्ण व्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।